गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ द लीवर। लास्ट क्लास में हमने लीवर और गॉल ब्लैडर की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी और पैनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर जो कि एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, तो इनके बीच में पाए जाने वाले अंतर संबंध, इनके बीच में पाए जाने रिलेशनशिप्स को हमने देखा था कि किस प्रकार से गॉल ब्लैडर से डक्ट निकलती है, वो किस प्रकार से जो हिपैटिक डक्ट होती है उससे कंबाइन होके, और फिर पैनक्रियाज की जो डक्ट है पैनक्रियाटिक डक्ट, तो उससे कंबाइन होके किस प्रकार से वो डिओडिनम के अंदर ओपन होती है, और जो डिफरेंट टाइप की जो डाइजेस्टिव जूसेस है उनको किस प्रकार से वो डक्ट सिस्टम कैरी करता है। तो हमने देखा था कि लीवर जो है बॉडी की हैवीएस्ट ग्लैंड होती है जिसका वेट 1.4 किलोग्राम्स होता है, और स्किन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है। एक वाइटल ऑर्गन है लीवर, इसके द्वारा मिलियंस ऑफ फंक्शंस कैरी आउट किए जाते हैं, जिसके अंदर कुछ फंक्शंस मेटाबॉलिक होते हैं, कुछ सीक्रेटरी भी होते हैं। तो हम शुरू करते हैं सीक्रीशन ऑफ बाइल के साथ। तो बाइल एक मतलब बाइल वैसे तो एक डाइजेस्टिव जूस होता है, लेकिन पार्शियली एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें होती है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होता है और एक डाइजेस्टिव सीक्रेशन भी होता है। तो हिपेटोसाइट्स के द्वारा एक दिन में 800 से 1000 ml, 800 से 1000 ml बाइल का सीक्रेशन किया जाता है। इसका कलर येलो, ब्राउनिश या फिर ऑलिव ग्रीन होता है। और अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर वाटर, बाइल सॉल्ट्स जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन नाम का एक फॉस्फोलिपिड इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स, और कई प्रकार के आयंस भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बाइल पिगमेंट्स की यहाँ पे बात करें तो बाइल पिगमेंट्स दो इंपॉर्टेंट बाइल पिगमेंट्स, एक बिलीरुबिन और दूसरा बिलीवर्डिन। तो जैसे इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन जो है कैसे बनता है, तो यह बनता है कि जो आरबीसी होती है, डेड जो एज्ड आरबीसी होती है, तो एज्ड आरबीसी के अंदर एज्ड आरबीसी का फैगोसाइटोसिस होता है। तो इसके फैगोसाइटोसिस से एक तो आयरन रिलीज होता है, एक इसे ग्लोबिन रिलीज होता है, और इसका जो हीम पार्ट है आरबीसी का, तो हीम वाला पार्ट क्या बनाता है, बिलीरुबिन का फॉर्मेशन करता है। तो जो आयरन और जो ग्लोबिन है इनको रिसाइकिल कर लिया जाता है और यूज कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा। बिलीरुबिन का फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है और इसके फर्दर ब्रेकडाउन से कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, जिनमें से एक है स्टेरकोबाइलिन। तो स्टेरकोबाइलिन जो होता है ये फिशीज को कलर प्रोवाइड करता है, या फिशीज का जो कलर है वो स्टेरकोबिलिन की वजह से होता है। तो बाइल साल्ट्स दूसरी जो इम्पोर्टेंट है बाइल पिगमेंट के बाद, वो है बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट्स जो है वो या तो कोलिक एसिड या फिर कीनो डिऑक्सी कोलिक एसिड के, तो इन दोनों के या तो वो सोडियम के सॉल्ट होते हैं या फिर पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं। तो ये होते हैं बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके द्वारा एक प्रोसेस कैरी आउट की जाती है बाइल सॉल्ट्स के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, तो इमल्सिफिकेशन में क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी जो लिपिड की ग्लोब्यूल्स होती है उनको छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो छोटी जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स है या जो ग्लोब्यूल्स है, तो उसमें कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ने से जो पैनक्रियाटिक लाइपेज जो कि फैट का डाइजेशन करता है, तो इसको सरफेस एरिया जितना ज़्यादा मिलेगा वह उतना ही जल्दी अपना एक्शन शो कर पाएगा और ट्राइग्लिसराइड्स का डाइजेशन उतना इफेक्टिवली और रैपिडली कर पाएगा। और जो बाइल साल्ट्स होते हैं ये लिपिड्स के एब्जॉर्प्शंस के अंदर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। हालांकि हिपेटोसाइट्स होती है वो बाइल को बनाती रहती है कंटिन्यूसली, लेकिन जब
बाइल एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है पोर्टल ब्लड के अंदर, तब उस टाइम इसका प्रोडक्शन और सीक्रेशन बढ़ जाता है। तो जैसे कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता रहता है, तो वैसे वैसे बाइल का रिलीज बढ़ता रहता है। और इसके बीच में जब अधिकांश एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है तो उस टाइम बाइल गोल ब्लैडर के अंदर चला जाता है। तो बाइल कब चला जाएगा? गोल ब्लैडर के अंदर, बिटवीन मील्स। अधिकांश एब्जॉर्प्शन होने के बाद बाइल गोल ब्लैडर में चला जाता है और गोल ब्लैडर इसको कॉन्सेंट्रेट कर देता है। तो ये है अपना सीक्रेशन ऑफ बाइल, जो कि इसका डाइजेस्टिव फंक्शन है लीवर का। अब हम नेक्स्ट फंक्शंस डिस्कस करते हैं। तो बाइल के सीक्रेशन के अलावा भी लीवर जो होता है वो कई वाइटल फंक्शंस कैरी आउट करता है। इनमें से पहला है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो वो है ग्लूकोज। तो लीवर ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसा कि मील्स के बाद होता है, तो उसके बाद लीवर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन कैरी आउट करता है, एक मेटाबॉलिक पाथवे कैरी आउट करता है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन के अंदर। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो इससे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को लीवर के द्वारा कम कर दिया जाता है। दूसरी जो प्रोसेस है वो होता है ग्लाइकोजिनोलिसिस। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाता है, जैसा कि फास्टिंग के दौरान होता है, तब लीवर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है और ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज को रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। इसी प्रकार से जब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की, तो लीवर नॉन कार्बोहाइड्रेट जैसे कि अमाइनो एसिड्स या फिर लैक्टिक एसिड, तो इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, और ग्लाइकोजिनोलिसिस के अंदर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन किया जाता है जिससे ग्लूकोज रिलीज होता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमाइनो एसिड्स और लैक्टिक एसिड्स को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो इन तीनों प्रोसेस के द्वारा लीवर ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर लीवर का पहला फंक्शन है स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। इसी प्रकार से यह फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन करता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। तो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन जो वो कई प्रकार का होता है, जैसे एल्फा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन। तो कई प्रकार के इनके ऑक्सीडेशंस होते हैं, तो इसके द्वारा एनर्जी रिलीज की जाती है। इसी प्रकार से लीवर का दूसरा फंक्शन होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। तो लाइपोप्रोटीन कई प्रकार के होते हैं, जैसे HDL, LDL, VL, DL। लाइपोप्रोटीन्स फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से लीवर की जो सेल्स होती है हेपेटोसाइट्स, ये कोलेस्ट्रॉल को भी सिंथेसाइज करती हैं और कोलेस्ट्रॉल को यूज में लेते हुए बाइल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन भी करती हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर भी लीवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका पहला फंक्शन है डी एमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स के डी एमाइनेशन से रिलीज होता है अमोनिया, और जो पार्ट बच जाता है डी एमाइनेशन के बाद उसको एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज में लिया जाता है, या फिर इससे ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो अमाइनो एसिड के डी एमाइनेशन से डी एमाइनेशन का मतलब ही होता है कि रिलीज ऑफ अमाइनो ग्रुप, रिलीज ऑफ अमोनिया, और जो पार्ट बच जाएगा डी एमाइनेशन के बाद उसको एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज़ में लिया जाता है, या फिर
ग्लूकोज का प्रोडक्शन इससे किया जाता है। तो एक हमने यूरिया साइकिल पढ़ा था, ऑर्निथिन साइकिल पढ़ा था। तो अमाइनो एसिड के डीअमाइनेशन से जो अमोनिया रिलीज होता है, तो इसको ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे यूरिया का फॉर्मेशन होता है, और जो यूरिया जो प्रोड्यूस होगा उसको यूरिन के द्वारा बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। इसके बाद प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर अगला फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो लीवर के द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज की जाती है, जैसे ग्लोब्यूलिन्स। तो ग्लोब्यूलिन्स अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन्स, इसके अलावा एल्ब्यूमिन भी लीवर के द्वारा सिंथेसाइज की जाती है। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन, तो इसका प्रोडक्शन भी, इसका सिंथेसिस भी लीवर सेल्स के द्वारा किया जाता है। और फाइब्रिनोजन, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं। तो ये कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो कि लीवर सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज की जाती है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ ड्रग्स एंड हॉर्मोन्स। तो लीवर सेल्स के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस कैरी आउट की जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करना या फिर उनको केमिकली ऑल्टर करना। तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जैसे कि अल्कोहल, तो अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन लीवर सेल्स के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से जो लीवर सेल्स होती है कुछ ड्रग्स को एक्सक्रीट करने का काम भी करती है, जैसे पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन और सल्फोनामाइड्स। तो ये कुछ ड्रग्स है जिनका एक्सक्रीशन लीवर के द्वारा किया जाता है। तो लीवर इन ड्रग्स को बाइल के अंदर एक्सक्रीट कर देती है, तो बाइल से वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, और वहाँ से इसको फीसिस के साथ एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसके अलावा लीवर की सेल्स कुछ हार्मोन्स का मॉडिफिकेशन और ऑल्ट्रेशन भी कर सकती है। तो इनमें से इम्पोर्टेंट हार्मोन एक तो है TH, थायराइड हार्मोन, और इसके अलावा स्टेरॉयड हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन्स और एल्डोस्टेरोन। तो ये जो हार्मोन्स है इनका केमिकल ऑल्ट्रेशन, केमिकल मॉडिफिकेशन या एक्सक्रीशन भी लीवर सेल्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला जो फंक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन जो एज्ड रेड ब्लड सेल्स होती है, एज्ड जो आरबीसी होती है, इनके फैगोसाइटोसिस से इनका प्रोडक्शन होता है, और इसका प्रोडक्शन किया जाता है हीम के ब्रेकडाउन से। तो बिलीरुबिन हीम से डिराइव्ड होता है, तो ब्लड से यह आ जाएगा लीवर सेल्स के अंदर, लीवर के अंदर, और उसके बाद इसको बाइल के अंदर सीक्रेट कर दिया जाता है। उसके बाद जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले बाइल प्रोडक्शन ऑफ बाइल के अंदर कि बिलीरुबिन का ब्रेकडाउन हो जाता है, बिलीरुबिन को मेटाबोलाइज कर दिया जाता है, और यह किया जाता है बाई बैक्टीरिया, और इसको फिशिज के साथ एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इसका एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है स्टर्कोबाइलिन। फिशिज का जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है वो स्टर्कोबाइलिन की वजह से होता है। सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट्स का रोल होता है इमल्सिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। तो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो कोलिक एसिड और कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली एक तो आते हैं ग्लाइकोकोलेट्स, जैसे सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और इसी प्रकार से टोरोकोलेट, जैसे सोडियम टोरोकोलेट। तो ये फॉर एग्जांपल कोलिक एसिड के या कोलेट्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये कोलिक एसिड और कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड के, बेसिकली कोलिक एसिड और कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। इनका सिंथेसिस भी बाइल सॉल्ट्स के इनका सिंथेसिस भी लीवर सेल्स के द्वारा किया जाता है। स्टोरेज, तो जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया था ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन, जो कि लीवर ग्लाइकोजन की एक प्राइम स्टोरेज साइट होती है। और इसके अलावा यह कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन D, E और K,
इनकी स्टोरेज साइट होती है, प्राइम स्टोरेज साइट होती है, और कुछ मिनरल्स जैसे कि आयरन एंड कॉपर को भी स्टोर करती है। जब बॉडी को ज़रूरत होगी, बॉडी के दूसरे पार्ट्स को जब ज़रूरत होगी, तब लीवर द्वारा इन प्रोडक्ट्स को या इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है। तो लीवर का एक फंक्शन स्टोरेज भी होता है। तो ये ग्लाइकोजन के अलावा विटामिन्स और मिनरल्स को भी स्टोर करने का काम करता है। फेगोसाइटोसिस, तो हमने कल डिस्कस किया था हिपैटिक साइनोसॉइड्स, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हिपैटिक साइनोसॉइड्स। तो हिपैटिक साइनोसॉइड्स हाईली परमेबल ब्लड कैपिलरीज होती है, और इनके अंदर स्पेशल टाइप की फैगोसिटिक सेल्स या मैक्रोफेजेस पाई जाती है, जिनका नाम होता है स्टिलेट रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स। स्टिलेट रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स, जिनको सिंपली बोलते हैं कुफर सेल्स। तो कुफर सेल्स इम्यूनिटी को में भी अपना पार्टिसिपेशन शो करती हैं। तो ये एज्ड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कुछ बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस करती है। तो इस प्रकार से लीवर का इम्यूनिटी के अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बाद अगला फंक्शन एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, और कौन कौन से पार्ट हैं जो विटामिन डी का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला पार्ट है स्किन। तो स्किन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। इसके बाद लीवर और किडनीज। तो ये 3 ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म को सिंथेसाइज करने में पार्टिसिपेशन शो करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये फंक्शंस थे लीवर के। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन।